नमस्कार, आप सभी को हमारा पाठ्यक्रम एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में स्वागत है। तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी हफ्ता और आखिरी क्लास, तो जिसके जो मॉड्यूल है इनफर्टिलिटी इन एनिमल्स एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब बांझपन में जो उसका क्या क्या कारण है और उसका रोकथाम कैसे करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन शीप, गोट एंड पिग, यानी जो भेड़, बकरी और सूअर में जो बांझपन है उसका कैसे हम प्रबंधन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दयानिधि जना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं इस विषय के बारे में चर्चा के लिए। ये पूरा जो विषय को जिस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला है कि ये इनफर्टिलिटी इन शीप, गोट एंड सूअर में क्या है, कैसे होता है, और ये कौन सी कारण है जिसके चलते ये होता है, जैसे कि इन्फेक्शियस कजेस, नॉन इन्फेक्शियस कजेस, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका निदान कैसे करना है और इसका प्रबंधन कैसे करना है। तो चलते हैं, जानते हैं शीप या गोट फार्मिंग जो है, शीप, गोट या बहुत ज़्यादातर जो पिग फार्मिंग में तीन चीज में वो रहता है जो प्राइम क्राइटेरिया। पहला है फर्टिलिटी, सेकंड है फेकंडिटी, थर्ड वन सर्वाइवलिटी रेट। फर्टिलिटी मतलब एनिमल प्रेग्नेंट होना और सही से बच्चा देना, ठीक है, इसको हम ब्रॉडली बोलते हैं कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट होकर एक बच्चा दे रही है, वो है फर्टिलिटी। फेकंडिटी, एक बार गाभिन जो हुई कितनी बच्ची दे दी, लीटर साइज जो कहते हैं सूअर में, वो होता है फेकंडिटी। जैसे शीप, गोट ऐसे मिनिमम तो मतलब कुछ शीप, गोट में मिनिमम कैसे एक होता है ना, कुछ गोट में, अदरवाइज शीप में, पिग में तो ऐसे होता है मिनिमम तो 2 से ऊपर होता है। वो पिग में तो ऐसे ही 12, 14, 18 ऐसे होते हैं। तो वो नंबर जितना बढ़ता है उसको हम, एक प्रेगनेंसी में नंबर ऑफ फीटर्स कितना रहते हैं उसको हम बोलते हैं फेकंडिटी। थर्ड वन सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट क्या है कि मान लीजिए कि एक भेड़ में 4 बच्चे हो गए, तो 4 बच्चे जो विनिंग मतलब दूध पीने जो छोड़ देते हैं उसके बाद कितना उसमें जो बच रहे हैं वो होता है सर्वाइवल रेट, ठीक है। तो ये तीन चीज प्रिंसिपली वो ड्राइव करता है कि हाँ कितना फार्मिंग जो है इकोनॉमिकल है, ठीक है ना। ये जो सर्वाइवल रेट हम बोल दिए कि बच्चे जो दूध पीने के जैसे बंद कर दिए उसके बाद जो स्टेज होता है विनिंग स्टेज हम कहते हैं। तो कौन सी चीजें से वो ज्यादा अफेक्ट करता है वो बचना है, जैसे कि मैनेजमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिकल सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड्स फॉर गुड मदरिंग बिहेवियर, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, आप ऐसे एग्जाम्पल तौर के मतलब उदाहरण तौर पे हम बता रहे हैं। कुछ माँ बाप होते हैं बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं बिल्कुल प्यार से नहीं रखते हैं, और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं मतलब सवाल मतलब पेरेंटिंग स्किल हम कहते हैं बिल्कुल ही नहीं है। तो उसी तरह से जानवर में भी सेम चीज होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मदरिंग एबिलिटी या फिर मदरिंग बिहेवियर। तो वो जो भेड़ जो है या बकरी जो माँ बनी है वो कैसे वो बच्चों को संभाल रही है, तो वो भी डिपेंड करता है, वो ट्रेट है, वो जेनेटिक ट्रांसमिट होता है, ठीक है, एक उस बच्चे के पास जाता है, वो ट्रेट हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और एक डेफिनेशन के तौर पे वेट टू ड्राई यूज। तो वेट टू ड्राई क्या होता है, कुछ भेड़ जो होता है प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किए, मान लीजिए कि 2 महीने में प्रेग्नेंट डायग्नोसिस कर लिए कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बच्चा नहीं दी, तो वेट टू ड्राई ये होते हैं, मतलब वो इधर एबॉर्शन हो गया हो या फिर फिटल रिजर्प्शन हो गया हो, तो जिसके चलते वो बच्चा नहीं दिए, उनको हम कहते हैं वेट टू ड्राई यूज ना। जितनी इनफर्टिलिटी कंडीशंस हम कैटल बफेलो में डिस्कस किए, शीप, गोट में और सूअर में एनिस्टस इतना कॉमन नहीं है, और कुछ बीमारी जैसे कि सिस्टिक ओवरियन डिजेनरेशन वो इतना कॉमनली नहीं मिलता है जितना गाय और भैंस में मिलता है। तो देखा जाए जो इनफर्टिलिटी कंडीशन है गाय भैंस में ज्यादा रहता है कंपेयर टू जो शीप, गोट मतलब भेड़, बकरी और जो सूअर है उनमें इनफर्टिलिटी कम रहता है। आप देखे होंगे कि ओनर बोलेंगे कि हाँ हमारे मतलब गाय गर्भ में नहीं आ रही है या बार बार पलटा दे रही है, मतलब बच्चा गाभिन नहीं हो रही है, लेकिन भेड़ बकरी कोई नहीं बोलेंगे कि हमारा भेड़ या बकरी गर्भ में नहीं आ रही है, अनलेस अनटिल जैसे कुछ ज्यादा बीमारी ना हो, तो भेड़, बकरी और सूअर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ओवरियन सिस्ट जैसे बोला वो कॉमनली मिलता है, शीप गोट में इतना नहीं मिलता है, ठीक है। और ये शीप गोट जो होता है सीजनल ब्रीडर, मोस्टली क्या होता है कितना जो डे लेंथ मतलब सूरज की जो कितने टाइम तक रहती है,
दिन मतलब लाइट एक्सपोजर लाइट कितना रहता है वो डिपेंड करता है उनका साइक्लिसिटी के ऊपर। ठीक है ना, चलते हम ये कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टिलिटी कंडीशन है किस किस कारण से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ब्रॉड देखेंगे दो तरीके से होता है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब जो बीमारी होता है, मान लीजिए बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, ये जो इन्फेक्शन होता है वो बीमारी करता है, वो है इन्फेक्शियस का। नॉन इन्फेक्शियस में इनके अलावा बाकी जो भी रहा, मान लीजिए मैनेजमेंटल, न्यूट्रिशन, जेनेटिक, हार्मोनल कॉजेस, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, नॉन इन्फेक्शियस एवर्शंस, ये सारे आ जाते हैं नॉन इन्फेक्ट मतलब गैर संक्रमण कारण, ये जो इनफर्टिलिटी करता है। ठीक है, तो एक एक करके चलो पहला जो है नॉन इन्फेक्शियस कारण में जानेंगे। न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, जैसे कि लार्ज एनिमल में न्यूट्रिशन की जरूरत है, शीप, गोट में और सूअर में न्यूट्रिशन का भी बहुत डिमांड मतलब जरूरी है। शीप में स्पेशली क्या हम बोलते हैं, फर्शिंग कहते हैं, तो उसमें क्या होता है जो न्यूट्रिशन इतना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अब गाभिन है, मान लीजिए कि जो भेड़ अगर गाभिन है उसको सही से न्यूट्रिशन दोगे तो जो बच्चे में जो उसके अंदर बच्चे का जो ओवरी है वो भी सही से डेवलप होता है। ठीक है, उसका जो ओवुलेशन रेट वो सब प्रॉपरली होगा। सोचिए अगर वो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसका ओवरी जो है अगर न्यूट्रिशन से कितना अफेक्ट हो रहा है, ये वेल नोन फैक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रिशन मतलब जो होते हैं ना, बोलते हैं जो गाभिन जो होते हैं उनको जैसे खिलाओगे बच्चा वैसे ही डेवलप होगा, बच्चा वैसे ही विकसित होगा। तो इसलिए कहते हैं कि उसका पैदा नहीं हुआ लेकिन उसका ओवरी जो है वो भी उसी हिसाब से डेवलप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी, ये जो कहते हैं जो फ्लशिंग में जो बोल रहा था, अगर सही से नहीं खिलाओगे प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया भी डेवलप होता है। और कुछ जैसे होता है जो ओवुलेशन इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि अगर प्रॉपरली सही खाना खिलाओगे 4-5 जैसे ओवुलेशन होगा, तो उसके चलते क्या होगा, जो नंबर ऑफ फीटस जो है 2 होने वाले थे वो 4-5 बच्चे हो जाएंगे। तो ये सब फ्लशिंग मतलब न्यूट्रिशन के कारण वो सब होता है। तो प्रॉपरली न्यूट्रिशन एंड एनर्जी देना चाहिए। और जो बॉडी कंडीशन स्कोर है, अगर हम 1 से 5 के स्केल में बांटते हैं तो 3.5 to 5 जो है वो मिनिमम रहना चाहिए। मैनेजमेंटल फैक्टर, जो प्रबंधन संबंधित जो भी जो कारण है जो इनफर्टिलिटी करता है उसको हम कैसे जांच करेंगे, जैसे ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेटिंग, अगर प्रॉपरली खाना खिलाते हैं उस पीरियड में। ठीक है, और मेटिंग जो है इट शुड बी कोइंसिडेंट विद द सीजनलिटी फॉर हायर विनिंग परसेंटेज। मेटिंग जैसे कि सीप और गोट फार्मिंग क्या होता है उसी हिसाब से करते हैं, जैसे कि बच्चा जिस टाइम देगी उस टाइम जैसे भरपूर खाना उसको मिले, वेदर प्लीजेंट होना चाहिए ताकि वो जैसे कोल्ड, जैसे बहुत सर्दियों में क्या होगा या बहुत गर्मियों में, जैसे गर्मियों में मान लीजिए आप ऐसे मेटिंग करेंगे जैसे बच्चे हो गए जैसे मई जून में, उस टाइम क्या होता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो हम कहते हैं टीएचआई इंडेक्स बहुत हाई रहेगा इनके, तो उस टाइम फिटस का जो बच्चा जो पैदा होता है उसका बचने का चांसेस कम हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जैसे स्प्रिंग या ऑटम में उस टाइम में क्या करते हैं, स्प्रिंग स्पेशली उस टाइम अच्छा ग्रेजिंग फील्ड रहता है, तो उसी हिसाब से मेटिंग प्लान करना चाहिए, वो आता है मैनेजमेंट के अंतर्गत। ईस्टर डिटेक्शन एंड आर्टिफिशियल टाइम इंसेमिनेशन प्रॉपरली होना चाहिए। और सबसे इंपोर्टेंट रैम इफेक्ट एंड टीजिंग। रैम इफेक्ट क्या है, उसमें क्या होता है जैसे कि कुछ मान लीजिए आपके पास 20 भेड़ हैं, ठीक है, आप सबको एक साथ में हीट में लाना है, जैसे कि रैम को छोड़ दीजिए, उसको हम कहते हैं जो फेरोमोन उसमें मतलब रिलीज होता है, उसमें से सारे जो भेड़ होते हैं मतलब ज्यादातर क्या होते हैं वो पूरा हीट में आ जाते हैं जो फेरोमोन से, और ओवुलेशन भी सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ईस्ट्रस एंड ओवुलेशन सिंक्रोनाइजेशन, ये रैम इफेक्ट के कारण। जेनेटिक पोटेंशियल फैक्ट भी मतलब जो फेकंडिटी रिलेटेड जीन एक है, जो भेड़ मान लीजिए ज्यादा बच्चा देती है तो इसका वो जीन एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, मान लीजिए BMP15 और FACX2, ये जो जीन्स होते हैं उनमें ज्यादा एक्सप्रेशन होता है। अगर उसी सब जानवर को हम सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो ये आपका जो फेकंडिटी है, एक प्रेगनेंसी में नंबर ऑफ फीटस कितना ज्यादा है डिटरमाइन, वो उसी हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन में वो आपका नंबर ऑफ द लैम्स वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है जैसे कि नॉन इन्फेक्शियस एवर्सन, जो एवर्सन रिलेटेड चाहे फीड रिलेटेड हो या लोकोइड जैसे कोई टॉक्सिक प्लांट से रिलेटेड हो, ये सब अगर खा देते नॉन इन्फेक्शियस का, जैसे मोल्डी फीड अगर खिला देते हैं उसके चलते भी एवर्सन हो जाता है,
वो सब इनफर्टिलिटी कंडीशन के लिए जिम्मेदार होता है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मतलब कोई भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो डिफेक्ट होता है, चाहे ओवरी से लेकर मान लीजिए ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वाजाइना, वल्वा, इसमें कोई भी जैसे कि इन्वॉल्व होता है तो ये नेक्स्ट इनफर्टिलिटी कंडीशन डेवलप करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मान लीजिए एक कंडीशन जैसे हो गया ओवरियन एप्लेसिया, ठीक है, ओवरियन हाइपोप्लासिया। इसमें क्या होता है, जैसे ओवरियन हाइपोप्लासिया हो गया, जैसे कि स्मॉल छोटा ओवरी होगा जैसे हम पहले बता चुके हैं, और इनएक्टिव ओवरी होगा, उसमें से ना अंडा निकलेगा ना वो प्रेग्नेंट होगी। तो ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। उसके चलते हम कुछ और स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फ्री मैटर्निज्म। फ्री मैटर्निज्म क्या है, जैसे मेल और फीमेल फीटस एक साथ अगर प्रेग्नेंट रहते हैं, उसके चलते फ्री मैटर्निज्म, जो फीमेल फीटस होता है वो इनफर्टाइल कंडीशन होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्री मैटर्निज्म। ठीक है, जो हम पहले भी इसको हम बता चुके हैं। तो ये बहुत रेयरली होता है शिप गोट में। ठीक है, हर्माफ्रोडाइटिज्म, हर्माफ्रोडाइटिज्म मीन्स मेल फीमेल जैसे होता है, कोई मेल में टेस्टिस हो लेकिन वो फीमेल जैसे बिहेव करे। ठीक है, या फिर ओवरी हो, फीमेल है ओवरी हो लेकिन वो मेल जैसे बिहेव करे, मतलब कोई एक ऑर्गन रहता है जैसे प्राइमरी ऑर्गन रहता है लेकिन बिहेव दूसरे होता है, उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स को एग्जिस्ट करता है, हम उसको कहते हैं ट्रू हर्माफ्रोडाइटिज्म। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, एक बार जैसे सीप में वो ट्रू हर्माफ्रोडाइटिज्म मिला है। ठीक है, और गोट्स में मेल सीडो हर्माफ्रोडाइट्स, ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है, गोट में मेल सीडो हर्माफ्रोडाइट्स मिलता है। ठीक है, और ये मेल सीडो हर्माफ्रोडाइट्स को हम क्या कहते हैं कॉमनली, व्हील गिल्स। ये सारे कारण से जो इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ एबॉर्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम ऑलरेडी इसको इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ एबॉर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई, ब्रुसेला ओविस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस जैसे होता है गोट में, कैम्पलोप्टर फीटस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, लेप्टोस्पाइरा, क्लामाइडिया, ये सारे इन्फेक्शियस कॉजेस है जो शिप गोट में वो एबॉर्शन कराते हैं। तो इनको कैसे प्रिवेंशन करेंगे, ये जैसे वैक्सीनेशन, मोस्टली क्या होता है वैक्सीनेशन, प्रॉपरली डिस्पोजल ऑफ द एबॉर्टेड मटेरियल्स। ठीक है, ये मोस्टली जो ब्रॉडली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और कौन सी टाइम पे ये एबॉर्शन करता है ये वाला आप देख लीजिएगा, ये कुछ लास्ट 3 मंथ्स में करते हैं, कुछ अर्ली ट्राइमेस्टर में करते हैं, कुछ लेट ट्राइमेस्टर में करते हैं, ये सब टेबल है। तो उसी हिसाब से ये इन्फेक्शियस कॉजेस जो साव में मतलब ये सुअर में वो एबॉर्शन कराता है। ये ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जैसे हाइड्रोमेट्रा, हाइड्रोमेट्रा नॉर्मली गोट में ज़्यादातर मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चेदानी के अंदर जो है वो पानी भर जाता है, लेमन टर्म बोलेंगे। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन जाएंगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ स्टेराइल सिक्रेशंस विद इन यूट्राइन लुमेन, जो यूट्रस के अंदर जो होता है लुमेन रहता है, इसमें स्टेराइल वाटर जो जम जाता है, सिक्रेशन जम जाता है, उसको हम हाइड्रोमेट्रा कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो यूट्रस में तो जमा होगा ये, और एक पर्सिस्टेंट सीएल होगा ओवरी के ऊपर, और स्ट्रेस साइकिल बंद हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहता है। ठीक है, और क्योंकि पानी जमा हुआ है, सो देयर आर वेरिएबल डिग्री ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ऑब्वियसली वो जो एनिमल से आपको लगेगा कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि गर्म में नहीं आ रही है और पेट फूला जा रहा है और प्रेग्नेंट जैसे वो बिहेव कर रही है, तो हम कहते हैं ये हाइड्रोमेट्रा कंडीशन है। नॉर्मली 2 तरह का होता है। पहले टाइप का क्या होता है, मान लो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद क्या है, सीएल तो रहता है, फिर वो एम्ब्रियो की डेथ होता है। ठीक है, बच्चा मतलब अंदर मर जाता है, और जितना voiding of large volumes of the fluid at the end of the gestation, मतलब सीडो प्रेगनेंसी जब तक चलता रहेगा, जैसे खत्म होगा, जैसे बलून में मान लीजिए पानी भरा हुआ है, जैसे फोड़ेंगे क्या होगा, बहुत पानी जैसे निकलेगा, तो उसी हिसाब से जैसे ही टर्मिनेट होता है, बहुत सारे मतलब जैसे जो पानी जमा हुआ रहता है एक साथ से बाहर आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। और सेकेंड टाइप में क्या होता है कि अगर बकरी मान लीजिए हीट में आई और मेटिंग नहीं हुआ, ठीक है, पहले में क्या टाइप में क्या था, मेटिंग हुआ था, प्रेग्नेंट हुई और वो एम्ब्रियोनिक डेथ हो गया, लेकिन इसमें क्या है, हीट में आई लेकिन मेटिंग नहीं हुआ, और सीजेशन ऑफ द साइक्लिकल ओवरियन एक्टिविटी, जो ओवरियन एक्टिविटी वो बंद हो जाएगा, एट द एंड देयर विल बी ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लडी जैसे सैंगुलर डिस्चार्ज से आएगा, तो वो भी क्लाउड बर्स्ट के अंदर वो आता है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे,
तो बेस्ट मेथड इसका क्या होता है, वो है अल्ट्रासोनोग्राफी मेथड, इसी से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। सिस्टिक ओवरियन डिजीजेस, सिस्टिक ओवरियन डिजीजेस नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि जैसे कि गाय और भैंस में जैसे सिस्टिक ओवरियन डिजीज मिलता है, सीप गोट पिग में इतना सिस्टिक ओवरियन डिजीज इतना नहीं मिलता है, मतलब ज्यादातर इतना इंसिडेंस नहीं है, लेकिन होता है। मतलब कोई पास्चर में जैसे कि हाई एस्ट्रोजेनिक प्लांट्स हैं, कुछ जैसे कि अल्फा अल्फा है, ठीक है, अगर उसको ज्यादा खिला रहे हैं, ठीक है, और क्लोवर्स, स्पेसिफिकली क्लोवर्स एंड लेग्यूम्स होता है जिसमें एस्ट्रोजेनिक कंटेंट ज्यादा रहता है, तो वो सीओडी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और गोट में इंसिडेंट्स है जैसे निम्फोमेनिया शो करता है और शॉर्ट इंटरस्ट्रस इंटरवल होता है, तो ये सिस्टिक ओवरियन डिजेनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और उसका सिम्टम्स है, मैनेज कैसे करेंगे उस एनिमल में, न्यूट्रिशन और रिमूवल ऑफ द एस्ट्रोजेनिक प्लांट्स फ्रॉम द ग्रेजिंग एरिया एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट एक है वल्वल डिस्चार्ज सिंड्रोम। वल्वल डिस्चार्ज सिंड्रोम, ये अगर सुअर की बात करेंगे तो ये सुअर में नॉर्मली ये मिलता है वल्वल डिस्चार्ज सिंड्रोम, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे पेन जो होता है जहां हम रखते हैं सुअर को, अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं देंगे तो क्या होता है, जो फीकल मटेरियल होता है, जो यूरिन होता है, वो वल्वल टच होके जितना जो ई कोलाई स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूट्रस के अंदर हो जाते हैं, तो उसके चलते जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो वो होता है वल्वल डिस्चार्ज सिंड्रोम। इसके चलते मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, सर्विसाइटिस और वाजाइटिस होता है। ये मोस्ट कॉमनली अगर मिलता है जिसका हम सफिशिएंट स्पेस नहीं देते हैं जानवर को, ठीक है। और माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन क्या है, जैसे कुछ भी जैसे कि मोल्डी फीड हम खिलाते हैं जिसमें जेरालिडोन स्पेसिफिकली मिलता है, तो ये एस्ट्रोजेनिक कंपोनेंट ज्यादा होता है, तो ये इसके चलते फर्टिलिटी हैम्पर होता है और वो एबॉर्शन भी कराता है। तो ये आपको ध्यान में देना चाहिए जब भी फीडिंग खिलाते हैं, जैसे मोल्डी फीड नहीं खिलाए। सीजनल इनफर्टिलिटी, सीजनल इनफर्टिलिटी क्या होता है, स्पेसिफिकली समर एंड ऑटम। जैसे समर में बोले थे कि अभी हम और एक स्पेसीज अफेक्ट होता है जैसे बुफलो, वो स्वाइन भी मतलब साव भी एक समर और ऑटम में भी अफेक्ट होता है, ठीक है। और क्या क्या इसका इंडिकेशन, जैसे कि रिड्यूस फार्मिंग रेट, ठीक है, प्रोलॉन्ग वीनिंग टू स्ट्रेस इंटरवल एंड डिलेड प्यूबर्टी इन गिल्स। तो इसका बेस्ट तरीका है प्रिवेंट करने के लिए अगर आप आर्टिफिशियली लाइट अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइट प्रोग्राम, 16 आवर्स ऑफ लाइट एंड 8 आवर्स ऑफ द डार्क इन द ब्रीडिंग यूनिट, ये सब करेंगे तो हम हीट रिलेटेड हम इसको हम मैनेज कर सकते हैं। सिस्टिक ओवरियन डिजेनरेशन, सूअर में क्या होता है, सूअर में फॉलिकुलर सिस्ट जैसे नॉर्मली मिलता है और स्पेसिफिकली लार्जर देन 10 mm डायमीटर के जो मिलता है और परसिस्टेंटली रहता है और प्रिवेंट नॉर्मल साइक्लिकल ओवरियन एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, वो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सिस्टिक ओवरियन कंडीशन। नॉर्मली क्या होता है 20 से 30 mm, गाय भैंस में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि 17 mm को ऊपर अगर हो रहा है, 10 दिन से ऊपर रह रहा है तो हम कहते हैं उसको सिस्टिक कंडीशन, ऑल्दो कुछ कहते हैं 25 mm तक। और उसी हिसाब से अगर सूअर की बात करेंगे 20 से 30 mm अगर डायमीटर होता है तो प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये फॉलिकुलर सिस्ट है। तो ये अगर इतना 20-30 mm तक अगर फॉलिकल हो रहा है तो ओवरी का जो साइज होगा वो 100 mm तक वो ओवरी का साइज बढ़ सकता है इन सिस्टिक कंडीशन। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे इनफर्टिलिटी में, हम पढ़ लिए कि सारा क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जैसे मैनेजमेंटल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, पैथोलॉजिकल कंडीशन जो डिजीज रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस जिसकी वजह से गर्भपात होता है, ये सारा चीज वो इनफर्टिलिटी कराता है। तो इसको हम जानें कैसे कि हाँ ये एनिमल इनफर्टिलिटी है। तो पहला है हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री होना चाहिए। क्या क्या हिस्ट्री आप लेंगे, जैसे कि प्लान ऑफ न्यूट्रिशन, खाना पीना क्या खिला रहे हैं, ठीक है, कैसे ब्रीडिंग करा रहे हैं, ब्रीडिंग पॉलिसी क्या फार्म का, वैक्सीनेशन डिवर्मिंग हुआ है कि नहीं, और एवर्सन कितना हो रहा है, और पिग में जैसे बोले वल्वल डिस्चार्ज सिंड्रोम, कितना हाउसिंग कैसे रखें, कितना स्पेस पर एनिमल दिए हैं, वो भी सारा जानना भी बहुत आवश्यक है। वो आप इस हिस्ट्री कंडीशन में लेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मीन आप तो इसमें सिप गोट में तो परेक्टल करना मतलब मुश्किल है, तो उस टाइम क्या करेंगे, जैसे कि आप बाकी जनरल हेल्थ कंडीशन कैसा है, बॉडी कंडीशन स्कोर कैसा है, और आजकल सिप गोट के लिए एक ट्रांसरेक्टल प्रोब आता है जिसके वो
जो ये प्रोब है थोड़ा लंबा रहता है, रेक्टम में वो प्रॉपर्ली फिट हो सकता है। तो ये आप अल्ट्रासोनोग्राफिकल एग्जामिनेशन करके आप बता सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं, ठीक है, और हाइड्रोमेट्रिक कंडीशन जैसा कुछ है कि नहीं। ये सब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी एग्जामिनेशन जैसे अब रिसेंटली बोले कि ट्रांसरेक्टल प्रोब से आप या फिर ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब में कर सकते हैं, लेकिन उसमें से इतना आप प्रॉपर्ली नहीं विजुअलाइज होगा ऑर्गन्स। ये बेस्ट है कि ट्रांसरेक्टल। लैबोरेटरी डायग्नोसिस, लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है? जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, हार्मोनल एसे हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल एस्टिमेशन हो गया। माइक्रोबायोलॉजी में एबीएसटी, ठीक है, जैसे कभी बल्बल डिस्चार्ज सिंड्रोम बोले कि कोई पस डिस्चार्ज आ रहा है, अगर हम प्रॉपर्ली अगर एबीएसटी कर सकते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करके, उसके बाद एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा। ये हो गया लैबोरेटरी डायग्नोसिस। मेल इवैल्यूएशन, मेल इवैल्यूएशन में फीमेल एनालिसिस कर सकते हैं, लिबिडो जांच कर सकते हैं, ये सब आता है मेल इवैल्यूएशन के अंतर्गत। तो इनफर्टिलिटी के लिए जैसे हम पहले से बोले हैं, इनफर्टिलिटी के लिए मेल एंड फीमेल बोथ आर रेस्पॉन्सिबल, दोनों ही जिम्मेदार है। तो फीमेल का अगर हम ये सब जांच करें तो मेल का भी हम जांच करके बता सकते हैं कि हाँ कोई इन्फेक्शियस कारण है कि नहीं। नाउ अब चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जो फर्स्ट है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, उसमें क्या होगा? एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स लाइक कॉपर, जिंक, सेलेनियम, विटामिन्स, ये प्रॉपर्ली सप्लीमेंट होना चाहिए। और एक्सेस, जैसे टारगेट रहता है कि एक्सेस फीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मल्टी फीड भी नहीं देना है। और इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे वैक्सीनेशन करना है, कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स है उनको क्वारंटाइन या फिर आइसोलेशन करना है। और जो क्रोनिक कैरियर्स लाइक कुछ डिजीज होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो क्रोनिक कैरियर होते हैं उनको हर्ड से अलग करना है। हार्मोनल मैनेजमेंट, हार्मोनल मैनेजमेंट कैसे करें? कुछ डिजीज कंडीशन जैसे हो गया एनिस्ट्रस हो गया, ठीक है, सिस्टिक ओवरी हो गया, पर्सिस्टेंट कॉर्पोसिटम हो गया, इसको हम डिफरेंट हार्मोनल प्रोटोकॉल से बहुत आता है, जैसे CIDR हो गया, ठीक है, डिफरेंट हार्मोनल प्रोटोकॉल्स आ गया। और स्पेशली शिप गोट में एक मेलाटोनिन ट्रीटमेंट आता है, तो ये भी ट्रीटमेंट करके हम हार्मोनल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें क्या होता है? जैसे कि हीट स्ट्रेस मैनेज करना है, ओवर क्राउडिंग नहीं करना है। ओवर क्राउडिंग से क्या होता है? हम बताए थे पहला क्लास में, ओवर क्राउडिंग में क्या होता है कि फाइटिंग होता है, तो उसके चलते भी सारा मतलब जो वाइसेस एनिमल में डेवलप होता है, तो ये सब मैनेजमेंट कंडीशन में आ जाएगा। और प्रॉपर शेडिंग द फार्म, अगर प्रॉपर शेडिंग होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि वैसे गर्मियों में तो एनिमल वहां रेस्ट कर सकते हैं, तो प्रॉपरली शेडिंग भी होना चाहिए। जेनेटिक एंड कॉन्जेनिटल इश्यूज, जैसे कुछ इनहेरेंट इनफर्टिलिटी होता है, क्रिप्टोऑर्चिडिज्म होता है। क्रिप्टोऑर्चिडिज्म क्या है? जो टेस्टिस डिसेंड नहीं होता है स्क्रोटम में, तो हम कहते हैं जैसे एक टेस्टिस रह जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, जैसे रह जाता है, वो डिसेंड नहीं होता है, तो हम कहते हैं उसका क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, जो नेक्स्ट ब्रीडिंग प्लान जो होता है, हम उसको नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये होता है जेनेटिक एंड कॉन्जेनिटल इश्यूज को फाइट करने के लिए। और जेनेटिक स्क्रीनिंग, एबॉर्ड इनब्रीडिंग एंड कलिंग ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल, तो इस मेथड से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आता है, जैसे कि एस्ट्रोसिंक्रोनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये सब हम इस्तेमाल करके इनफर्टिलिटी को हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी कंक्लूजन में। तो इस पूरा विषय में क्या किया, जैसे कि इनफर्टिलिटी शीप, गोट एंड पिग में नॉर्मली इतना सीवियर नहीं है जितना कैटल, बोफालो में होता है। फिर भी जितना अगर होता है, हमें उसका जो कॉमन कॉज है, जो कारण क्या है, उसको देखना है, ठीक है। जो ऑकरेंस इनफर्टिलिटी, जो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आते हैं, उसको यूज करके हम रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और बेस्ट तरीका सबसे है कि मैनेजमेंट, जितना शीप, गोट, सूअर में जो होता है जितना इनफर्टिलिटी, अगर मैनेजमेंटल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बहुत सारे जो कंडीशंस डेवलप होते हैं वो नहीं होता है। स्पेसिफिकली जैसे हम बताए थे प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, शीप में स्पेसिफिकली फ्लशिंग होता है, ठीक है, शीप को प्रॉपर फीडिंग होगा तो ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन, सर्वाइवल रेट और प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, ये सारा को हम प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया को मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बीमारी कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रॉपर डायग्नोसिस, clinical examination in addition to ultrasonography and laboratory investigation gives concrete result। तो ये जो जितना जो बीमारी होता है इनफर्टिलिटी, उसको हम जांच कर सकते हैं। और उसके अलावा
केयरफुल सिलेक्शन, ब्रीडिंग पॉलिसी, प्रॉपर प्लान ऑफ न्यूट्रिशन, की टू कॉम्बैट इनफर्टिलिटी इशू। ये सारा जो है वो इनफर्टिलिटी इशू का वो की पॉइंट्स है। ये कुछ रेफरेंसेस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से दिया इनफर्टिलिटी चैप्टर, ये तीनों को आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।